आधी रात का वक्त था। चिंपकपुर के स्टेशन पर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर इस समय केवल 3 लोग मौजूद थे, राहुल, अभिमन्यु और दिशा। उन तीनों को इस रेलवे स्टेशन पर किसी का इंतजार करते हुए बहुत समय हो चुका था। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि अंशुमन ने इस बार भी हम तीनों को मूर्ख बनाया है। नहीं राहुल, ये सच है कि आयुष्मान शराब पीने का आदी है और वो नशे में कई बार हम दोनों से झूठ बोल चुका है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो हम तीनों से इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगा। तुम बात को समझ नहीं रहे अभिमन्यु। वो जरूर नशे में होगा और नशे की हालत में उसने तुम्हें फोन मिला दिया होगा और तुमने हमेशा की तरह उसकी बात पर विश्वास कर लिया होगा। बेवकूफ तो मैं और दिशा हैं जो तुम्हारी बातों में आ गए। राहुल की बात सुनकर अभिमन्यु क्रोधित होते हुए बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो राहुल, कि मैंने भी अंशुमन के साथ मिलकर तुम दोनों को मूर्ख बनाया है? जरा तुम स्वयं देखो कि इस स्टेशन पर हम तीनों के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे कि चिंपकपुर में इंसान रहते ही ना हो। प्लीज अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। एक तो वैसे भी हम इस सुनसान स्टेशन पर फंसे हुए हैं, जहाँ पर हमें दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, कोई कुत्ता भी भौंकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहस करने की बजाय तुम दोनों अंशुमन को फोन ट्राई क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या लगता है दिशा कि मैंने अंशुमन को फोन नहीं किया? पिछले 1 घंटे से मैं उसका फोन लगातार ट्राई कर रहा हूँ, मगर स्विच ऑफ आ रहा है। मैं भी पिछले 1 घंटे से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, मगर उसका फोन बंद ही आ रहा है। जो भी हो, अभी सुबह होने में कुछ घंटे बाकी हैं और मैं रात इस सुनसान ठंड भरे रेलवे स्टेशन पर तो बिल्कुल नहीं गुजार सकती। एक तो यहाँ पर अजीब सा ये कोहरा फैला हुआ है। तभी उन तीनों को किसी के कदमों की आहट की आवाज सुनाई दी। सामने एक व्यक्ति हाथ में लालटेन पकड़े हुए उन तीनों की ओर ही चला आ रहा था। कुछ ही देर में वो व्यक्ति उन तीनों के नजदीक आकर खड़ा हो गया। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो काले कलर की शॉल लपेटा हुआ था। दिशा उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर सहम गई। इस बूढ़े के चेहरे की ओर गौर से देखो ना राहुल, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शमशान घाट की चिता से डायरेक्ट उठकर यहाँ पर आ गया हो। धीरे बोलो दिशा, कहीं वो सुन ना ले। वो बूढ़ा व्यक्ति उन तीनों को घूर घूर कर देखने लगा। उसने भारी आवाज में उन तीनों की ओर देखकर कहा, यहाँ की गलियों में शैतानी साए घूमते रहते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? शैतानी साए? ये सब बातें तो फिल्मों में अच्छी लगती हैं। ये बातें कोई फिल्मी बातें नहीं है बेटा, सच्चाई है ये। क्या तुम इस रेलवे स्टेशन के आसपास मौत जैसा सन्नाटा नहीं देख रहे? क्या यहाँ पर तुम तीनों के अलावा कोई और दिख रहा है तुम्हें? अरे बाबा, आप भी तो हमारे साथ खड़े हैं, तो क्या आप इंसान नहीं है? बाबा, हम लोग मुंबई से यहाँ आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चिंपकपुर का पुराना फोर्ट यहाँ से कितनी दूर है? बूढ़े ने कपकपाती हुई आवाज में अभिमन्यु से कहा, उस शैतानी किले में तुम्हें इतनी रात को क्या काम है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वहाँ का रास्ता ही रहस्यों से भरा पड़ा है और वो किला नहीं, मौत का किला है। उस किले के आसपास ही डरावने साए घूमते रहते हैं। वो सिर्फ एक खंडहर है। कहते हैं कि वहाँ पर लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। मेरी एक सलाह मानो, सुबह तक इसी स्टेशन पर रुक जाओ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा? हमारा दोस्त अंशुमन तो किले के पास में ही बने गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है और उसी ने हमें फोन करके यहाँ बुलाया है। तुम लोग शहर के भोले भाले लोग लगते हो। वहाँ आसपास कोई गेस्ट हाउस नहीं है। देखिए बाबा, सबसे पहली बात तो ये कि हम सब भूत प्रेत शैतान वगैरह इन सब पर विश्वास ही नहीं करते, और दूसरी बात ये कि हमारा दोस्त अंशुमन पिछले 1 महीने से यहाँ पर ठहरा हुआ है। हम सब कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं और हमें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, एक बहुत पुराने किले पर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने का। एक ऐसा फोर्ट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हो। हमारा दोस्त अंशुमन इसी सिलसिले में काफी दिनों से यहाँ पर रह रहा है। इनफैक्ट उसने ही हम सबको यहाँ पर कॉल करके बुलाया है। अभिमन्यु की बात सुनकर बूढ़े के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। बूढ़ा तेज आवाज में उन तीनों की ओर देखकर बोला, मेरी बात का तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ पर 1 महीने से ठहरा हुआ है तो वो अब तक जिंदा नहीं बचा होगा। ये किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर दिशा का बुरी तरह से दिमाग खराब हो गया। बस बहुत हो गया बाबा,
हम आपकी बकवास काफी देर से सुने जा रहे हैं और अब इससे ज्यादा आपकी बकवास को नहीं झेल सकते हम। अगर इस इलाके पर शैतानी आत्माएं टहलती रहती है तो फिर आप जिंदा कैसे हो? बताओ, शैतानी आत्मा ने आपको अब तक क्यों नहीं मारा? हर बात की एक सीमा होती है लड़की। इस स्टेशन से बाहर निकलकर ही तुम तीनों अपनी मौत को दावत दे दोगे। इस रेलवे स्टेशन को बाहर से अभिमंत्रित किया गया है। बस बहुत हो गया, हमें जाकर खुद अंशुमन को ढूंढना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम तीनों मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, मगर याद रखना, वो शैतानी साए किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। इस स्टेशन के बाहर किसी पर भी विश्वास मत करना। इतना कहकर वो तीनों दोस्त स्टेशन से बाहर निकल गए और वो बूढ़ा व्यक्ति चेतावनी देता रह गया। उस व्यक्ति की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। उन तीनों ने रेलवे स्टेशन के बाहर कदम रखा ही था कि तभी उन तीनों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अंधेरे में कोई व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उन सब की ओर आ ही रहा था। कुछ ही देर में वो व्यक्ति तीनों के पास आकर खड़ा हो गया। वो घूर घूर कर सबको देखने लगा। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उन तीनों का दोस्त अंशुमन था। अभिमन्यु ने अंशुमन की ओर देखकर कहा, तुझे पता भी है क्या, हम तीनों कितनी देर से रेलवे स्टेशन के बाहर तेरा इंतजार कर रहे थे और तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? और ये तेरे पैर को क्या हुआ? तू लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? राहुल की बात सुनकर अंशुमन ने बड़े ही अजीब अंदाज में राहुल की ओर देखकर कहा, कुछ नहीं, कल रात ज्यादा पी ली थी ना तो लड़खड़ा कर गिर गया, थोड़ी सी चोट है। आओ, मैं तुम सब लोगों को फोर्ट तक लेकर चलता हूँ। वो तीनों दोस्त अंशुमन के साथ चुपचाप चलने लगे। अंशुमन बिल्कुल खामोश था और उसका ये रवैया दिशा को बड़ा ही अजीब लग रहा था। दिशा ने अंशुमन से कहा, जहाँ तक मैं जानती हूँ अंशुमन, तुम तो अपनी खुद की गाड़ी से चिंबकपुर आए थे, है ना? तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई और तुम ठहरे कहाँ पर हो? यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, मैं वहीं पर ठहरा हूँ और मेरी गाड़ी भी वहीं पर खड़ी है। कल मेरी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी और इस छोटे इलाके में मैकेनिक का मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मजबूरी में मुझे पैदल आना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि हम सबको पैदल ही गेस्ट हाउस तक जाना होगा? तभी अंशुमन अजीब से अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, हम गेस्ट हाउस नहीं चल रहे दिशा, हम सीधे फोर्ट जाएंगे। लेकिन इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। दिशा ने इतना बोला ही था कि तभी अंशुमन मुस्कुराता हुआ बोला, हमारा कैमरा बहुत हाईटेक है दिशा, रात में भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करता है और वैसे भी पुराने किले की रिकॉर्डिंग रात के समय बहुत ही अच्छे से होगी। अंशुमन उन तीनों को एक सुनसान खंडहर बन चुके किले के अंदर ले गया। उस किले के अंदर चारों तरफ पेड़ पौधे और मलबे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो सब के सब मोबाइल की टॉर्च के सहारे ही आगे चल रहे थे। किले के अंदर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर दिशा कुछ और ही सोच रही थी। उसे अंशुमन का ये बिहेवियर बड़ा ही अजीब लग रहा था। अचानक दिशा के कदम कुछ देखकर रुक गए। उसने देखा कि अंशुमन के शरीर से खून टपक रहा था और अचानक से उसके एक पैर का आधा हिस्सा गायब हो गया। ये देखकर दिशा की चीख निकल गई। दिशा की चीख सुनकर अभिमन्यु और राहुल घबराकर रुक गए। उसका चेहरा बेहद भयानक हो गया था। उसका चेहरा हर जगह से फटा हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। उसके होठों पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। देखते ही देखते अचानक एंडी उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। मुझे तो पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। शायद हमें उस बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन कर लेना चाहिए था। वो सही कह रहा था। राहुल और अभिमन्यु की भी हालत खराब हो चुकी थी। अचानक अंशुमन कहाँ गायब हो गया और उसका चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? तुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ अभिमन्यु? शायद वो बूढ़ा सही बोल रहा था। यहाँ हकीकत में शैतानी सायों का राज है। मैंने इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। कहते हैं कि ये पुराना किला अंग्रेजों के समय में जेल हुआ करती थी
और एक दिन एक सनकी अंग्रेज ने शैतान को इस पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत से बेकसूर लोगों को इस किले में जिंदा जला दिया। तब से ये पूरा चिंपकपुर शापित हो गया है। लेकिन मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक कहानी होगी। ये बातें करने का समय नहीं है दिशा, अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। इतना कहकर वो तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगे, मगर वो किस दिशा की ओर भाग रहे थे ये उन्हें पता ही नहीं था कि अचानक दिशा का पैर किसी भारी वस्तु से टकरा गया और दिशा मुंह के बल गिर गई। अभिमन्यु और राहुल ने दिशा को जैसे ही उठाया तो उन दोनों की चीख निकल गई, क्योंकि रात के अंधेरे में दिशा का पैर जिस चीज से टकराया था वो थी अंशुमन की लाश। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मरे बहुत दिन बीत चुके हो। ये तो अंशुमन की लाश है। तो फिर हमारे साथ जो था वो कौन था? उस बूढ़े ने कहा था कि वो शैतानी साए किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। लगता है कोई साया अंशुमन का रूप धारण करके ही हमारे पास आया था। वो हमारा दोस्त अंशुमन नहीं था बल्कि शैतानी साया था। अचानक अंशुमन की लाश उठकर खड़ी हो गई और उसने दिशा को कसकर पकड़ लिया और कुछ ही क्षणों में दिशा के शरीर का सारा खून पी गया। दिशा चीखती हुई मृत अवस्था में गिर पड़ी। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि अभिमन्यु और राहुल को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। अचानक उन दोनों के कानों में अंशुमन की आवाज टकराई जो कि एक पेड़ के ऊपर से आ रही थी। उन दोनों ने जैसे ही ऊपर पेड़ की ओर देखा तो नजारा कपकपा देने वाला था। अंशुमन रात के अंधेरे में पेड़ की मोटी मोटी टहनियों पर बैठा था। उसकी आंखें रात के अंधेरे में बल्ब की तरह चमक रही थी। ये किला नहीं दोस्तों, एक भूल भुलैया है। इसके अंदर जो एक बार आ जाता है वो कभी भी वापस नहीं जाता। मैं यहाँ पर अकेले बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम तीनों को अपने पास बुला लिया। अब हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। राहुल और अभिमन्यु दोबारा वहाँ से भागने लगे। अचानक उन दोनों की कानों में दिशा की आवाज टकराई। रुक जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। दिशा की आवाज सुनकर राहुल के पैर रुक गए। उसने अभिमन्यु से कहा, लगता है दिशा जिंदा है। पागल हो गए हो क्या? वो मर चुकी है, लेकिन वो हमें बुला रही है। उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, हमारी आंखों के सामने दिशा ने दम तोड़ा था। तभी दिशा किसी जानवर की तरह दौड़ती हुई बहुत ही फुर्ती से राहुल के करीब आ गई और उसने अपने दांत राहुल के गर्दन में गाड़ दिए। अभिमन्यु अब अकेला वहां पर बचा था कि तभी अचानक देखते ही देखते सैकड़ों काली काली और भयानक परछाइयों ने अभिमन्यु को घेर लिया और अभिमन्यु की चीख पूरे इलाके में गूंज गई। कुछ महीनों बाद पुलिस को उन चारों के कंकाल उस खंडर के अंदर मिले और न्यूज में यही चर्चा थी कि ये जानते हुए भी कि चिंबकपुर का खंडर हो चुका फोर्ट हॉन्टेड है, उसके बावजूद भी लोग वहाँ क्यों चले जाते हैं। लेखापनी आसाम का आखिरी स्टेशन था। इस स्टेशन की एक और खासियत थी, यहाँ रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। पूरा स्टेशन खाली होता था, प्लेटफॉर्म भी खाली, ना कोई रेलवे ऑफिसर और ना ही कोई राहगीर। रात के अंधेरे में इस स्टेशन पर मौत का तांडव होता था। कुछ साल पहले की बात है, गलती से दो युवक लेखापनी के प्लेटफॉर्म पर उतरे, जीतू और संजय। अबे ये प्लेटफॉर्म है या खंडहर? मुझे क्या पता, मैं तो जिंदगी में पहली बार यहाँ आया हूँ। तूने एड्रेस तो बराबर देखा था ना? यही है ना जो स्टेशन हमें उतरना था? हाँ यार, देखा था, बराबर देखा था। पर यहाँ इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नहीं दिख रहा है। तभी जीतू के पास से एक काली बिल्ली गुजरी। जानवर तो है भाई। और फिर दोनों को छन छन की आवाज सुनाई दी। दोनों पीछे घूमे तो एक बहुत सुंदर गांव की छोरी उनकी ओर आ रही थी। क्या लड़की है? ये मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। कहाँ मेरी पत्नी और कहाँ ये? वो लड़की उन दोनों के पास आई। बाबूजी,
आप लोग यहाँ नए हैं क्या? हाँ, यहाँ कोई क्यों नहीं है? अरे बाबूजी, ये एक छोटा सा गांव है और गांव वाले तो सूरज ढलते ही सो जाते हैं, तो भला इतनी रात को यहाँ कोई कैसे होगा? तो तुम यहाँ कैसे? मेरी तो दुकान यहाँ है। दिन भर मेरे बाबा दुकान संभालते हैं और रात में मैं, जो बाहर के राहगीर आते हैं, उनके चाय नाश्ते का प्रबंध करते हैं हम। बहुत अच्छे। वैसे भी हमें भूख लगी है। तो आइए बाबूजी। सुंदरी उन दोनों को अपने छोटे से ठेले पर ले गई और उन्हें चाय पिला दी और फिर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। ये स्टेशन कुछ ज्यादा खाली नहीं रहता। वो तो है बाबूजी। ये तो कोई भूतिया स्टेशन लगता है। आपको कैसे पता चला? क्या मतलब? क्या यहाँ सच में भूत हैं? लोगों का मानना तो है कि यहाँ एक लड़की का भूत रहता है। लड़की का भूत? हाँ, कई सालों पहले ये स्टेशन किसी आम स्टेशन की तरह था। यहाँ भी लोगों की भीड़ रहती थी, पर सांझ होने के बाद अक्सर ये स्टेशन खाली हो जाया करता था। एक रात इस स्टेशन पर कोई न था। एक गांव की लड़की यहाँ चाय का ठेला लगा रही थी। एक ट्रेन रुकी और कुछ आदमी ट्रेन से नीचे उतरे। बाबूजी, आप चाय पियेंगे? क्यों नहीं, जब पिलाने वाली इतनी अच्छी है तो चाय पीना तो बनता है। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। क्या लड़की है ना, कमाल है। गांव वाली लड़की गजब होती है। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। वो बेचारी गांव वाली चाय बनाती रही और वो आदमी हवस से उसे घूरते रहे। उन आदमियों ने उस लड़की को पकड़ लिया, दूसरे ने हाथ और तीसरे ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो तीनों उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उन तीनों को धक्का देकर भागने लगी। वो भागते भागते रेल की पटरी पर कूद गई। उन दरिंदों ने उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ा। वो डरी सहमी भागती रही और फिर सामने से रेल आई। वो सारे आदमी के प्लेटफॉर्म पर कूद गए, पर वो लड़की कूद न पाई। ट्रेन ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस रात से सभी लोग मानते हैं कि वो गांव वाली लड़की अब भी हर रात इस स्टेशन पर अपनी दुकान लगाती है। ये सुनकर संजय घबरा गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? सुंदरी ने कुछ जवाब न दिया। अरे मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है भाई। संजय ने अपना फोन निकाला और सुंदरी की तस्वीर खींचने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सुंदरी ने कैमरे में देखा तो दोनों डर गए, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ। जीतू और संजय डर के मारे ट्रेन की ओर भागे। वो लोग ट्रेन की एक बोगी से दूसरी बोगी में भागते रहे। भाग संजय भाग, वो मेरे पीछे है भाई। भाग, रुक मत, भाग जल्दी भाग। संजय डरा हुआ था, वो गिर गया। वो भूतनी उसके पास आई। अब मैं तुझे खूबसूरत नहीं दिख रही? इतनी देर से तो मेरी कमर देख रहा था, अब क्या हुआ? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तेरे जैसे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भूतनी ने संजय के चेहरे पर पैर रख दिया। संजय की मुंडी ट्रेन के फर्श के नीचे चली गई। संजय की चीख सुनकर जीतू डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल जीतू के सामने आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। तेरे पास तो पत्नी भी है, फिर भी तुझ में हवस भरी है। तुझ जैसे आदमियों को जीने का कोई हक नहीं। चुड़ैल जीतू को घसीटते हुए ट्रेन के बाहर ले गई, उसकी गर्दन मरोड़ दी और फिर उसको स्टेशन के साइन बोर्ड पर लटका दिया। हर किसी हवस के मारे का यही हाल होगा। ये आखिरी स्टेशन इन सब हवसियों की जिंदगी का आखिरी स्टेशन होगा। ट्रेन फुल स्पीड में चली जा रही थी। रागिनी और उसके मम्मी पापा ट्रेन में उसके साथ सफर कर रहे थे। चाय वाला चिल्ला रहा था, चाय ले लो, गरम गरम चाय। फिर पानी वाला आया। पानी पानी, ठंडा पानी, 20 का एक ठंडा पानी। फिर पान मसाले वाला आया। 14 का 2 राजहंस पान मसाला, तिरंगा पान मसाला, इसमें है केसर का दम, खाइए और कामयाबी की बुलंदियों को छू लीजिए। पापा, कितना शोर शराबा कर रहे हैं ये लोग। हाँ, कभी कभी तो हद कर देते हैं ये लोग। इनका यही काम है, इसी से इनका पेट भरता है।
अब तुम्हारे पापा का गांव आने वाला है। सीतापुर से 40 किलोमीटर दूर है अभी जो स्टेशन आएगा। सच में? मैं गेट पर जा रही हूँ, वैसे भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रागिनी उठकर गेट पर आ गई। ठंडी ठंडी हवाओं का वो आनंद लेने लगी। ट्रेन फुल स्पीड में चलती जा रही थी। ट्रेन हॉर्न बजाकर रास्ते को चीरते हुए चली जा रही थी। अंधेरे में वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूर गांव में टिमटिमाती लाइट दिख रही थी। तभी अजीब सी हवा चली और रागिनी का दुपट्टा उड़ गया। रागिनी गिरते बची। वो वापस आकर बैठ गई। मम्मी, मेरा फेवरेट दुपट्टा उड़ गया। इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी लड़की रोती है। दूसरा ले लेना या मैं ला दूंगी। देखो, हमारा गांव क्रॉस कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, तो हम लोग गांव क्यों नहीं जाते हैं? कितना मजा आएगा ना। अब यहाँ कोई नहीं रहता, तुम्हारे दादा दादी सब भगवान के पास चले गए, इसलिए हम सब लोग शहर चले गए। रागिनी अपने घर पहुंची और अपने रूम में चली गई। बैग अपने कमरे में रखा। उसका मोबाइल नीचे गिर गया। वो उठाने झुकी तो बेड के नीचे उसका दुपट्टा दिखा। वो चौंक गई कि ये दुपट्टा ट्रेन में उड़ गया था। वो यहाँ कैसे आ गया? उसने तुरंत ही उसे उठाया और अपने कंधे पर लेकर आईने में देखने लगी। उसके पीछे एक भूत खड़ी दिखी और वो हंस रही थी। उसकी लाल लाल आँखें, बिखरे बाल देखने के बाद रागिनी डर गई और चीखने ही वाली थी कि उसके मुंह पर भूतनी ने हाथ रख दिया। वो बेहोश हो गई। रात के 12 बज चुके थे। रागिनी के मम्मी पापा सो रहे थे। धीरे धीरे दरवाजा खुला। रागिनी के हाथ में चाकू था। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पापा के पास आकर वो दांत पीसने लगी और उसका चेहरा लाल होकर चुड़ैल बन गया। चुड़ैल ने चाकू ऊपर की तरफ उठाया और राजेंद्र बाबू को मारने ही वाली थी कि राजेंद्र बाबू की नींद खुल गई। वो बेड से नीचे गिर गए। चाकू बेड पर ही फंस गया। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। रागिनी की माँ ने रागिनी को जोर से पकड़ा और 2 थप्पड़ दिए। उसके पापा भी उठ गए और रागिनी से चाकू लेकर दूर फेंक दिया। तुम मुझे मारना चाहती हो? रागिनी बेटा, तुमको क्या हो गया? रागिनी बेटा, मैं रागिनी नहीं हूँ, मैं सुरेखा हूँ। याद आया कुछ? सुरेखा? कौन सुरेखा? मैं वही सुरेखा हूँ जिसको तुमने धोखा दिया। याद करो कॉलेज के दिन की बात। सुरेखा और राजेंद्र एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये वो समय था जब जात पात बहुत ज्यादा ही मायने रखती थी और न मोबाइल था और न ही न्यूज चैनल। सुरेखा, हम दोनों के प्यार को क्या हो गया? मम्मी पापा मानेंगे क्या? एक बार बात करके देखो। नहीं मानेंगे तो कुछ दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि साथ अगर जी नहीं सकते लेकिन मर तो सकते हैं ना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ऐसा मत बोलो, हम घर से भाग जाएंगे। तुम कल सीतापुर स्टेशन पर आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा और भागलपुर एक्सप्रेस से मुंबई चले जाएंगे। वहाँ कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, तुम सही समय पर आ जाना। सुरेखा सुबह सुबह आ गई और राजेंद्र का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई लेकिन राजेंद्र नहीं आया। सुरेखा ने भागलपुर एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी, लेकिन तुम नहीं आए और मैं उस स्टेशन पर आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे, लेकिन आज आ ही गए। तुमको पता है मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। इस चुड़ैल से तुम शादी करना चाहते थे। नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर टूट गया। ये देख लो मेरा पैर। लेकिन बाद में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे घर वाले बोले कि वो गायब हो गई है। मैंने उसके बाद गांव छोड़ दिया। चुड़ैल थोड़ा नर्म पड़ने लगी। दर्दनाक प्यार की कहानी सुनकर रागिनी की माँ रोने लगी और बोली, बहन, तुमने इनसे सच्चा प्यार किया है और जिसे हम प्यार करते हैं उसे दुख नहीं पहुंचाते। इसलिए मेरी बेटी और मेरे पति को छोड़ दो। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। एक काम करो, मुझे मुक्ति दे दो। कैसे? कैसे मुक्त करूं? मेरे ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क दीजिए और ये दुपट्टा जला दीजिए। मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजेंद्र बाबू पूजा घर से गंगा जल लाकर रागिनी के ऊपर छिड़क देते हैं और उस दुपट्टे को जला देते हैं। रागिनी बेहोश हो गई। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन तब हमें अपने सब्र से काम लेना चाहिए।